नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटी 2 होती हैं। एक इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, एक कॉमर्स होता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी 3 तरह की इंडस्ट्री होती है। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, तीसरी टर्शरी इंडस्ट्री होती है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रेड होता है, एक एड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्टिव आता है इंडस्ट्री होता है और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है और सेकेंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है। टर्सरी खुद एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसलिए उसमें कोई पार्ट नहीं होता है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट होता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड होता है, ठीक है, ब्रेकिंग इन फाइनेंस होता है, इंश्योरेंस होता है, वेयर हाउसिंग होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्री में पहली प्राइमरी इंडस्ट्री है, उसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटी थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो ऐसी एक्टिविटी में परफॉर्म करती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट आउट समथिंग आउट ऑफ अर्थ, वाटर, एयर। एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस। जैसे कि अर्थ से, वाटर से, कहीं हर जगह से एक्सट्रैक्ट करना रॉ मटेरियल, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो जेनेटिक इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। ठीक है, इसमें ब्रीडिंग करना होता है, एनिमल रेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिश हैचरी हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से अपना रॉ मटेरियल लेती है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो गुड होता है वो इनके लिए रॉ मटेरियल होता है और उसको सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, जो पहले से प्रोड्यूस हो चुकी हैं चीज़ें, उनसे नया चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। जैसे प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन उसी कॉटन से आपने कपड़ा बनाया, मैन्युफैक्चर किया, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का वर्क है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी 2 तरीके की होती हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग होता है और दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड। ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती हैं वो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। जैसे पेपर आपका बाम्बू से बनता है, शुगर आपका शुगर केन से बनता है। ठीक है, जैसे इसको अगर फर्दर में डिवाइड किया जाए तो इसके 4 पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। पहला है एनालिटिक इंडस्ट्री। एनालिटिक इंडस्ट्री मतलब डिफरेंट थिंग आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल। एक मटेरियल से आपका डिफरेंट थिंग्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट थिंग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से आपका जो होता है पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, गैसोलीन भी बनता है। तो ये आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तो दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करके, प्रोसेस कर करके एक उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक
उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें स्टील की, तो स्टील जो होता है आयरन ओर से, आयरन ओर से उसको प्रोसेस करने के बाद जो गुड्स बनता है वो हमारा स्टील होता है, ठीक है। शुगर आपका देख सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री हो सकती है, ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको बहुत समय लगता है अपने मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से पास करने के बाद तब जाकर के उनका कहीं एक प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है। बात करें वहीं हम सिंथेटिक इंडस्ट्री की, तो मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस वन यूजफुल प्रोडक्ट। सिंथेटिक की बात करें तो बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं आपको एक प्रोडक्ट बनाने में। जैसे पेंट की बात कर सकते हैं, कॉस्मेटिक की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, इन सब में डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनता है, वो सिंथेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट से 4-5 प्रोडक्ट बन जाए वो आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। फोर्थ के बारे में बात करें असेंबलिंग की, तो असेंबली में देख सकते हैं आप वेयर इन द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट। इसमें बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये असेंबल इंडस्ट्री क्या करती है, उन सब पार्ट्स को ले करके एक यूजफुल प्रोडक्ट के लिए असेंबल करके उसको प्रोड्यूस करती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। जैसे कंप्यूटर की बात कर ले तो स्क्रीन कहीं पे बनेगा, माउस कहीं पे बनेगा, कीबोर्ड कहीं पे बनेगा, ठीक है, मदरबोर्ड कहीं पे बनेगा। इस तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो प्रोडक्ट को पिक करती हैं और उन प्रोडक्ट को असेंबल करके एक नया यूज़फुल प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे वॉच की बात कर लें, नीडल उसका कहीं बनता है, डायल उसका कहीं बनता है, कार्स में टायर आपका कहीं और बनेगा, विंडशील्ड आपका कहीं और बनेगा। इस तरीके से जो होता है, टेलीविज़न की बात कर ले, टेलीविज़न में स्क्रीन कहीं और बनते, प्लास्टिक जो यूज़ होता है वो अलग बनता है, उसका जो सर्किट होता है वो कहीं और बनता है। ये असेंबलिंग इंडस्ट्री का वर्क होता है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से जो उनके मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं उनको असेंबल करके एक नया यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात कर लें सेकंड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जो आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड एंड एज वेल एज टनल एंड कैनाल्स। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है, डैम, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड एज वेल एज रोड और टनल भी बनाते हैं ये, ठीक है। बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, ये टर्सरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है ना कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी को। इंक्लूड दोज सर्विसेज विच हेल्प द बिजनेस टू मूव स्मूथली। ये इसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो किसी भी बिजनेस को स्मूथली मूव करने में हेल्प कर सके, स्मूथली रन करने में हेल्प कर सके। जैसे ट्रांसपोर्ट, अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें ये हेल्प सर्विस इंडस्ट्री में आता है। बैंकिंग की सुविधा आपको मिलती है, इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, स्टोरेज में वेयर हाउसिंग की सुविधा मिलती है, एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं ये टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स refer to all those activity which are concerned with the transfer of good and services from the producer to the consumer। देखिए भैया, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ का मेल जोल है, वो सारी एक्टिविटीज से डील करता है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। किसी भी प्रोड्यूसर से उसका जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो जब तक उसके एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, उसके बीच में जितनी भी आने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटी कॉमर्स की होती हैं, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। ये सारी ऑल द एक्टिविटी जो होती हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेंटेन किया जा सके, ये सारी एक्टिविटी उस पर ध्यान देती हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या क्या है? मेन फंक्शन क्या है? रिमूवल करना। इनका रिमूवल क्या करते हैं? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्सन का रिमूवल करते हैं थ्रू ट्रेड के थ्रू। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि लोगों के बीच में समय, जो आपकी जगह है वो बाधा ना आ जाए, इसीलिए इस जगह से इस जगह पहुंचने के बीच का जो रास्ता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग, मतलब टाइम में अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दिया है, उसको रखने की आपके पास जगह नहीं है, तो ये आपको वेयर हाउसिंग का चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप वेयर हाउस अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क से बचा किस लिए जाता है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो जाता है,
ठीक है। आप अगर कोई आपको लॉस होता है तो आपको उसका मुआवजा मिलता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क का जो है हिंड्रेंस हो जाता है। हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस, फिनेंस मतलब आपने कोई चीज़ को प्रोडक्शन करना है लेकिन आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस जो होते हैं, ये सर्विस जो होती है वो आपको इस चीज़ की भी हिंड्रेंस को दूर कर देती है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, भैया अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया लेकिन लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा कि आपने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो आपका सामान तो बिकेगा ही नहीं। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ये उसकी जो हिंड्रेंस होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मार्किंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। मतलब कि प्रोडक्शन जो होता है, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स जो होता है वो कंज्यूमर तक ईजिली प्रोड्यूसर के द्वारा अवेलेबल हो जाए। उस क्यों अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है, वो ट्रेड के थ्रू अवेलेबल होता है। इस पे कॉमर्स का ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो गुड्स प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो भैया ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब उनके बीच में ट्रेड हो सकता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा तभी। सेकेंड बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये प्लेस का हिंड्रेंस जो है वो रिमूव कर देता है बाई मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। मतलब एक जगह आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका सामान बिकेगा, तो इसके बीच की जो डिफरेंस है ना वो उसको दूर करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोरेज में वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी जो होती है वो टाइम और समय स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना होता है, जब तब बेचना होता है जब आप उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। किसी भी कोई भी प्रोड्यूसर होता है जो भी प्रोडक्शन करता है गुड्स का, तब वो प्रोड्यूस करता है जब उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। गुड्स को मार्केट में तब अवेलेबल होता है जब उसकी ज़रूरत की जाती है। आप एक्स्ट्रा मार्केट में नहीं दे सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप मार्केट में अपने गुड्स को भेजोगे, तो उतना जो आपने एक्स्ट्रा गुड्स आपने प्रोड्यूस कर दिया वो आप कहाँ पे रखोगे। तो कॉमर्स के अंदर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी एक ऐसी होती है जो कि आपको टाइम और अपने स्टॉक को होल्ड करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फोर्थ, इंश्योरेंस। हर बिजनेस में रिस्क होता है, लॉस का, डैमेज का, गुड्स कोई भी थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है गुड्स का, ठीक है। आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपके गुड्स का लॉस हो जाएगा। तो इसमें इंश्योरेंस जो होता है वो आपके जो रिस्क होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ, तो आपको मुआवजा आपका मिल जाता है। फिफ्थ, बैंकिंग। बैंकिंग जैसे कि आपकी जो फिनेंस की बाधा होती है कि आप कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको फंड्स को प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, ताकि वो एसेट्स एक्वायर कर सके, रॉ मटेरियल परचेस कर सके, और जितने भी उसके अदर खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको वो आसानी से पा सके, ठीक है। बैंकिंग उस बाधा को रिमूव करता है। एडवर्टीजमेंट, ये इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है ना कि कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। आपने गुड्स एंड सर्विस तो मार्केट में निकाल दी है, लेकिन उसके जो कंज्यूमर हैं उन तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि आपका गुड्स एंड सर्विस मार्केट में है। तो भैया एडवर्टीजमेंट आप करेंगे तब जा करके उनको पता चलेगा कि हाँ इनका भी गुड्स एंड सर्विस जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट जो है ये जो इन्फॉर्मेशन का हिंड्रेंस होता है मार्केट में वो भी ख़त्म कर देता है। कॉमर्स में दो तरीके की एक्टिविटी होती हैं, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मतलब रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का मतलब होता है किसी भी वस्तु, गुड्स एंड सर्विस को बाइंग करना, सेलिंग करना, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये हमने पढ़ रखा है कि हर बिजनेस का होता है वो अर्निंग प्रॉफिट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब कि ऐसा ट्रेड जो विद इन अ कंट्री आपका टेक प्लेस करे, मतलब विद इन कंट्री वो ऐसा ट्रेड हो कि एक कंट्री के अंदर ही वो ट्रेड हो रहा है, तो आपका इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड भी आपका दो तरीके का होता है। इंटरनल ट्रेड दो तरीके का होता है, एक होलसेल ट्रेड होता है, एक रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल मतलब कि बल्क में आपका जो होता है गुड्स लार्ज एंड क्वांटिटी में आपका होलसेलर के पास होता है। एक होलसेलर जो होता है वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है एक प्रोड्यूसर से और उसको अदर डीलर को सेल करता है, ठीक है। ही सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, कि भैया रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना बल्क में सामान प्रोड्यूसर से खरीद सके, और प्रोड्यूसर एक एक करके तो सामान रिटेलर को देगा नहीं, इसीलिए प्रोड्यूसर से होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है, और रिटेलर जो होता है
रिटेल ट्रेड करता है। रिटेलर के का क्या होता है, रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर। इनका काम जो होता है ना, ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, अब आप होलसेलर की तरह आप थोड़े ना 1000 पीस का सामान बेच दोगे सीधे, नहीं ना, वो तो 1000 पीस आपका रिटेलर खरीदेगा, वो 1000 पीस एक एक करके धीरे धीरे कंज्यूमर को बेचेगा। अब बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, उसमें उस ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में होता है। इम्पोर्ट मतलब इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड इम्पोर्ट। मतलब आपकी कंट्री है यहाँ पे ए और दूसरी कंट्री है ये बी, आपने बी वाली कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान खरीदा है, तो आप उस सामान को अपनी कंट्री में जब लेके आओगे तो वो इंपोर्ट करते हो ट्रेड को। ठीक है, बात करें एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर बात करें, यहाँ पे आपकी कंट्री है ए और ये कंट्री है आपकी बी, आपने बी कंट्री ने आपसे गुड्स खरीदा आपकी कंट्री से, आपने गुड्स को आप बी कंट्री में भेज रहे हो, तो आपने गुड को एक्सपोर्ट किया है, तो ये आपका एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। अब एक और ट्रेड आता है, वो होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, एंट्री पोर्ट में क्या होता है, वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंट्री होती है वो ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए अपने मतलब ए कंट्री, आप बी कंट्री, सी कंट्री, तो ए कंट्री जो होती है उससे गुड्स खरीदा जाता है, बी कंट्री में वो आता है और सी कंट्री के लिए उसको खरीदा जाता है। ठीक है, गुड्स जो होती है वो इंपोर्ट किया जाता है ए कंट्री से, आपने बी कंट्री में अपने इंपोर्ट कर लिया, आपको सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि इंडियन फर्म जो होता है वो सम गुड्स जो होता है अमेरिका से इंपोर्ट करता है और नेपाल को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसा काम करती हैं। ठीक है, एंट्री पोर्ट, क्योंकि उतने बड़े लेवल पे उनका बिजनेस हो नहीं पाता है, इसीलिए वो दूसरी कंट्री का हेल्प लेती हैं। अब बात करें ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन द रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस विच अराइज इन अ कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो होती हैं जो वेरियस हिंड्रेंस, जो बाधाएं आती हैं किसी भी प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, उन सारी बाधाओं को जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हटाती हैं, उन बाधाओं को क्लियर करती हैं रास्ते से, उन्हें ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में पहला एक्टिविटी क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड टेक प्लेस एट वन प्लेस। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन एक प्लेस पे टेक होता है। ठीक है, एक जगह पे होता है जहाँ पे उसका डिफरेंट अदर कंट्री में उसकी डिमांड होती रहती है। जैसे कि यूपी में कोई शुगर कैन से शुगर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी डिमांड है, तो इतनी लंबी यूपी से महाराष्ट्र की दूरी काफ़ी है, तो इतनी दूरी, इतनी जो प्लेस की जो ऑब्स्टिकल है, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही तो दूरी को खत्म। तो यूपी से महाराष्ट्र को सामान बेचने में समय लगेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेकर के हम इस ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सर्विस। क्यों एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ट्रेडर। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में। ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन क्या क्या है, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या प्रोडक्शन, आप गुड सर्विस कैसा मांग रहा है, क्या मांग रहा है। अगर आपकी कोई कंज्यूमर, आपने कंज्यूम कर लिया कोई गुड्स को, और आपको बताना है कि भाई आपके प्रोडक्शन, आप जो आपका प्रोडक्ट कंपनी है उसको आपको बताना है कि कैसा आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपको ना फीडबैक देना है, तो उसके लिए आपको भाई पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग नीड्स फंड। बिजनेस में जो भी होता है वो फंड्स चाहिए होता है, किसी भी बिजनेस को ज़रूरत है फंड की, ताकि वो एसेट्स को एक्वायर कर सके, प्रोडक्शन करने से पहले रॉ मटेरियल परचेस कर सके। ठीक है, जितने भी उसके अदर एक्सपेंसेस हैं उससे वो उसकी बाधाओं को दूर कर सके, इसीलिए फंड्स की ज़रूरत होती है। और फंड्स जो होती है वो मार्केट्स में आपको कैसे मिलेंगी, वो बैंक के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस इट्स प्रोवाइड अ
cover against the loss of goods in a process of transit, storage, theft, fire and other natural calamities। देखिए ये इंश्योरेंस जो होता है ना, आपकी बाधाओं को दूर इस तरीके से करता है जैसे कि आपको रिस्क होता है कि आपके गुड्स का लॉस हो जाएगा, इन ट्रांजिट करते समय लॉस हो सकता है, स्टोरेज करते समय लॉस हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, आग पकड़ सकती है, फायर हो सकता है, अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू आपको लॉसेस हो सकता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी एक्टिविटी है ऑक्सिलरी टू ट्रेड की जो आपको इन सब के एवज में मुआवजा प्रोवाइड करती है, ये कवर देता है, ठीक है, आपको ज़्यादा लॉस सहना ना पड़े, ठीक है। फोर्थ, वेयर हाउसिंग। देयर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मतलब कि आपने गुड्स का प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन वो कंज्यूम आपने जैसे आज प्रोडक्शन किया कल आपका गुड्स कंज्यूम हो जाए, ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लैग होता है। जैसे कि आपने गुड प्रोड्यूस किया पहली तारीख को, लेकिन वो कंज्यूमर तक कंज्यूम होने के लिए पहुंच रहा है अगले महीने की पहली तारीख को, तो एक महीने का गैप होता है, उसको डील करने के लिए जो होता है हमारे मार्केट में वेयर हाउसेस की सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। वेयर हाउसेस में आप अपने प्रोडक्शन का जितना भी प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स है वो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और तब आप निकाल सकते हैं जब आपके कस्टमर आपसे डिमांड करते हैं। हमेशा ही वो तुरंत आपने प्रोडक्शन किया तुरंत आपका डिमांड तो नहीं होगा ना, सबका डिमांड इतना नहीं होता है। जब जब डिमांड होता है तब आप वेयर हाउस से अपना सामान निकाल करके प्रोडक्शन अपने गुड्स को आप कंज्यूमर तक भेज सकते हैं, ठीक है। बात करें एडवर्टीजमेंट की, बात करें तो एडवर्टीजमेंट मीन्स ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर। ये कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं उनके दिमाग में ये नॉलेज और सर्विस के बारे में बताता है कि हाँ मार्केट में इनका इस इंडस्ट्री का भी गुड्स एंड सर्विस आपको प्रोड्यूस है, ठीक है। और तभी हो पाएगा इट्स इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट कस्टमर कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर यूटिलिटी। मार्केट में आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, ये तभी पता चल पाएगा किसी भी कंज्यूमर को, एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करने के बाद तभी वो गुड्स का जो नॉलेज है, जो सर्विस का नॉलेज है वो उनके कस्टमर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क एंड अदर फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मास्क लगाए रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जय हिंद।